हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है दोस्तों कि बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों आज आप देखने जा रहे हैं इस सेशन में मतंग के बृहदेशी ग्रंथ से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके संगीत के प्रतियोगी परीक्षाओं में बात कर ले हम बीपीएससी की या फिर ईएमआरएस की या फिर डीएसएसएसबी की जो एग्ज़ाम होते हैं उन सबों की। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पे बेसिक लेवल से हाई लेवल तक के प्रश्नों को हम शामिल किए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये इनकी रचना जो हुई है ये बेसिक लेवल का प्रश्न है। तो दोस्तों हम लोग धीरे-धीरे जो है अंत में आपको हम नीट लेवल तक के प्रश्नों को भी सॉल्व करवाएँगे। तो बने रहिए हमारे साथ और अच्छे से बिल्कुल इस चैप्टर का जो है दोस्तों रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपके आने वाले संगीत के प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है बृहदेशी और मतंग से एक भी प्रश्न नहीं छूटे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट हम लोग रिवीजन के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास दोस्तों प्लीज़ आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट रहती है बस, कि दोस्तों आप लोग थोड़ा सा प्यार हमें भी दिया कीजिए। बस कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन को आप लोग ऑल पे सेट कर लीजिए। ठीक है, बस इतना ही प्यार हमारे लिए आपका बहुत काफ़ी होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, बृहदेशी ग्रंथ की रचना किनके द्वारा की गई? तो बृहदेशी की जो ग्रंथ है दोस्तों उनकी रचना जो की गई वो किनके द्वारा? जवाब देना है। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा मतंग मुनि के द्वारा। ठीक है, बृहदेशी ग्रंथ की रचना किनके द्वारा की गई? तो मतंग के द्वारा की गई। अगर पूछा जाए कि मतंग के द्वारा कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की गई है, तब मतंग के द्वारा बृहदेशी हो जाएगा और बृहदेशी की रचना किसने की? तो मतंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है, क्या है कि धातु की बंसी का प्रथम आविष्कारक किनको माना जाता है? देखिए धातु की अगर बंसी की हम बात करें तो धातु के बंसी का जो प्रथम आविष्कारक है वो किनको माना जाता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा मतंग। ठीक है, धातु के बंसी का प्रथम आविष्कारक कौन थे? तो मतंग थे। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा। दूसरा क्या कह रहा है कि मतंग ने किस वीणा का आविष्कार किया है? तो दोस्तों ये प्रश्न जो है आपको इम्पॉर्टेंट लगा लेना है। धीरे धीरे जो है लेवल जो है बढ़ रहा है प्रश्नों का, तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो मतंग ने किस वीणा का आविष्कार किया है? तो आविष्कार बताना है। तो दोस्तों ये जो वीणा का आविष्कार किए थे वो कौन सी? मतंग ने किन्नरी वीणा का आविष्कार किया था। ठीक है, मतंग ने किसकी? मतंग ने किन्नरी वीणा का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, देखिए कच्छपी वीणा और नकुली वीणा इनमें तारों की संख्या की बात करें तो इन दोनों में 2 तार होते हैं। चलिए फटाफट मुझे कमेंट कीजिए दोस्तों कि किन्नरी वीणा में कितने तार होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेशन जो है एक बार जब करवाए थे, जब मिश्रित प्रश्नों का अभ्यास करवा रहे थे, तो वहाँ हमने बहुत बार आप लोगों को बताया है। अगर नहीं देखे हैं वो सब सेशन तो चैनल पे जितने सारे भी सेशन पड़े हुए हैं दोस्तों एक बार जाके देख लीजिए, जो कि आपके बीपीएससी या फिर डीएसएसबी ईएमआरएस उन सभी सेशनों के लिए जो है, सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों यह सेशन जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो सारे सेशन को एक बार देख लीजिए। अगला प्रश्न है, मतंग कौन सा वीणा बजाते थे? दोस्तों देखिए आविष्कार की बात हुई तो आविष्कार उन्होंने किन्नरी वीणा का किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बजाते कौन थे? तो बजाने में जो वीणा पूछा जाएगा दोस्तों तो ध्यान रखना है क्या? चित्रा वीणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मतंग कौन वीणा बजाते थे? तो आपके चित्रा वीणा बजाते थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम वीणा पर पर्दे किसने लगाया? तो सर्वप्रथम जो वीणा पर जो है पर्दा लगाने का जो काम किए वो किसने किए? बस प्रश्न यही पूछ रहा है। तो जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या भरत मुनि, क्या अहोबल जी, क्या मतंग? उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले किसने पर्दा लगाया? मतंग ने। ठीक है, मतंग ने पर्दा लगाया सबसे पहले वीणा पर। अगला प्रश्न है, 7 स्वरों के रंगों और देवताओं आदि का वर्णन बृहदेशी ग्रंथ में किसने किया है? दोस्तों देखिए 7 स्वरों के जो रंग हैं और देवताओं आदि का जो वर्णन बृहदेशी में किया गया है तो किसने किया है? तो जो इसके रचयिता होंगे वही करेंगे ना। तो इसके रचयिता कौन है? मतंग मुनि। मतंग मुनि ने ही लिखा है 7 स्वरों और रंगों के देवी देवताओं के बारे में। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 7वां नंबर का, कि द्वादश स्वर मूर्छना की परिकल्पना किसने की? तो द्वादश स्वर मूर्छना की जो परिकल्पना की गई थी वो किनके द्वारा? जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा इनका मतंग मुनि। ठीक है, मतंग। ठीक है, द्वादश स्वर मूर्छना मैं आपको इसको थोड़ा सा जो है इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल्स बताऊंगा अंत क्लास में,
तो अभी जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले प्रश्नों को, और मैं इसको बहुत बढ़िया से बताऊंगा कि ये द्वादश स्वर मूर्छनाद क्या था। चलिए, क्यों किया गया था और कैसे हो रहा था। चलिए आगे देख लेते हैं। 8वां नंबर हमारा प्रश्न है कि राग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया था। तो रागों की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो राग जो शब्द है वो सबसे पहले किस ग्रंथ में जो है इसका प्रयोग किया गया था, किसने किया था। तो किसने अगर पूछे तो मतंग के बारे में बताना है कि मतंग ने किया था। तो भाई कौन से ग्रंथ में, तो यही पूछा जा रहा है किस ग्रंथ में किया गया। तो ये आपके हो जाएंगे बृहदेसी। इसके लेखक जो है कौन है, मतंग है। ठीक है, मतंग ने किया था। देखिए संगीत रत्नाकर ये जानते ही हैं आपके सारंगदेव, संगीत पारिजात ये जानते हैं अहोबल। ठीक है, ये सब प्रश्न जो है दोस्तों याद रखना है। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है हमारा 9वां नंबर। बृहदेसी ग्रंथ को किस काल का ग्रंथ माना जाता है। अगर काल पूछा जाए दोस्तों कि बृहदेसी का काल क्या है, कौन से काल का ग्रंथ है, तो इसका जो जवाब होगा कौन सा हो जाएगा, गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल का ये ग्रंथ माना जाता है बृहदेसी। चलिए 10वें नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़े, तो यहाँ पे क्या है 10वां नंबर प्रश्न हमारा, यहाँ क्या पूछ रहा है कि किस ग्रंथ में देसी संगीत के स्वरूप को पहली बार प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नों को दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि किस ग्रंथ में देसी संगीत के स्वरूप को पहली बार प्रस्तुत किया गया, यानी कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है दोस्तों जिसमें कि आपके जो देसी संगीत के जो स्वरूप होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो कौन सा ग्रंथ है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा बृहदेसी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को देख रहे होंगे अष्टाध्यायी, इसके लेखक अगर पूछे तो याद रखना है पाणिनि। ठीक है, पाणिनि इसके लेखक हैं अष्टाध्यायी के। और ये सप्ताध्यायी को, सप्ताध्यायी तो संगीत रत्नाकर को कहा जाता है क्योंकि उसमें 7 अध्याय हैं, और संगीत रत्नाकर के लेखक सारंग देव हैं। ठीक है, सारंग देव सप्ताध्यायी यानी कि संगीत रत्नाकर। आगे देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मतंग ने बृहदेसी ग्रंथ में कितने अध्याय बताए हैं। देखिए दोस्तों, अध्यायों की अगर हम बात करें तो अध्यायों में जो है बहुत सारा मतभेद इसमें मिलता है। कोई 6 बताते हैं, कोई 7 बताते हैं, तो इसकी जो है सटीक जानकारी नहीं मिलती है कि मतंग के बृहदेसी में कितने अध्याय बताए गए हैं। दोस्तों वैसे आप लोग को जो अध्याय के बारे में 6 या फिर आपका 6 या आपको 7 याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 12वां नंबर प्रश्न है कि बृहदेसी ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है। तो बृहदेसी के बारे में बताना है कि मतंग जी ने बृहदेसी ग्रंथ को किस भाषा में लिखा है। तो इसका क्या हो जाएगा जवाब, इसका जवाब हो जाएगा संस्कृत। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, शास्त्रीय संस्कृत, शास्त्रीय संस्कृत। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। आगे देख लेते हैं 13वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बृहदेसी ग्रंथ का काल बताएं। दोस्तों काल बताना है कि कौन से काल में जो है बृहदेसी ग्रंथ की रचना हुई थी। ठीक है, तो इसका काल क्या रहेगा, काल जो दोस्तों दिया जाता है इनमें भी जो क्या है कि कुछ ऐसे चीज़ भी जो है दोस्तों जिसमें कि बहुत ज़्यादा जो है मतभेद है। तो इसका जो काल माना जाता है दोस्तों वो क्या माना जाता है, 6ठी से 8वीं सदी के बीच का माना जाता है बृहदेसी का। ठीक है, प्रश्न भी आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे, तो आप लोग को जवाब देना है 6ठी से 8वीं। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर का, मतंग ने अपनी ग्रंथ बृहदेसी में कितने प्रबंध बताए हैं। देखिए ऐसे भी प्रश्न आपको पूछ सकते हैं कि मतंग ने कितने प्रबंध माने हैं, या फिर ये यहाँ पे आपको पूछा गया है कि मतंग ने अपनी ग्रंथ बृहदेसी में कितने प्रबंध बताए हैं, या फिर बृहदेसी में कितने प्रबंध हैं। तो प्रश्न अगर किसी भी तरह से आए तो आपको हर मेथड से, हर तरीके से आपको जो है तैयार रहना है, याद रखना है। तो मतंग का जो प्रबंध बताया गया है वो कितने, 49 प्रबंध बताए हैं, किसने, मतंग जी ने। ठीक है, और सारंगदेव की वहीं बात कर ले तो सारंगदेव ने 75 प्रबंध बताए हैं। ठीक है, कौन, सारंगदेव, सारंगदेव ने कितने, 75 याद रखना है, मतंग 49। अगला प्रश्न है मतंग ने नाद के कितने भेद माने हैं। तो नादों की अगर हम भेद की बात कर ले दोस्तों, तो मतंग ने कितने नाद के भेद माने हैं। तो मतंग के द्वारा जो नाद का जो भेद माना गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। मतंग ने 5 प्रकार के नाद के भेद माने हैं। कितने, 5 भेद माने हैं। अगर उसमें भी पूछा जाए कि कौन कौन से भेद, तो आपको याद रखना है, आपको मैं लिख देता हूँ, सूक्ष्म, ठीक है, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, ये दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, और क्या होता है व्यक्त। ठीक है, व्यक्त, और क्या
अव्यक्त, अव्यक्त, ठीक है। और पांचवा क्या होगा? कृत्रिम, कृत्रिम, ये आपके हो जाएंगे पांचवे। तो ये 5 प्रकार के जो है मतंग ने माने हैं नाद के भेद। वैसे दोस्तों नाद के कितने भेद होते हैं जनरली आप लोग फटाफट मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये जो है बहुत बेसिक लेवल का प्रश्न है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 16वां नंबर प्रश्न है हमारा, मतंग मुनि ने रागों का वर्गीकरण कितने गीतियों में किया है? तो मतंग मुनि ने रागों का वर्गीकरण कितने गीतियों में किया है? जैसे कि ग्राम राग, भाषा राग, तो कितने गीतियों में वर्गीकरण जो है किया गया है ग्राम रागों का? तो जवाब इसका सही क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 7 में किया गया है, 7 गीतियों में। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़े दोस्तों। 17वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है, मतंग ने नाद की व्याख्या किस प्रकरण में की है? तो नाद की जो व्याख्या है दोस्तों, देखिए प्रश्नों का जो आप लेवल देख रहे हैं वो कैसे कैसे जो है धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जा रहा है। कुछ नए प्रश्न भी आप लोग को देखने के लिए यहाँ पे मिल सकते हैं। तो मतंग ने नाद की व्याख्या किस प्रकरण में की है? तो प्रकरण बताना है, तो कौन सा प्रकरण हो जाएगा? तो इसका प्रकरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देसी उत्पत्ति प्रकरण में क्या किया है मतंग ने? नाद की व्याख्या प्रकरण, नाद की व्याख्या की है, ठीक है। देसी उत्पत्ति प्रकरण। अगर आपसे प्रश्न बने दोस्तों, देखिए उलट कर अगर प्रश्न यहाँ से बनाएं कि देसी उत्पत्ति प्रकरण में मतंग ने क्या क्या किसकी व्याख्या की है? तो देसी उत्पत्ति प्रकरण में मतंग ने नाद की व्याख्या की है और नाद को 5 प्रकार के 5 भेद माने हैं, ठीक है। नाद के 5 भेद जैसा कि मैंने आपको बताया, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त और कृत्रिम। चलिए 18 नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं कि विदेशी ग्रंथ में कितने प्रकार के संगीत का वर्णन है? अगर संगीत के प्रकारों की हम बात कर ले दोस्तों, तो विदेशी में कितने प्रकार? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगीत 2 प्रकार के बताए गए हैं विदेशी ग्रंथ में। अगर ऐसे भी प्रश्न पूछे कि मतंग ने संगीत को कितने वर्गों में बांटा है, तो 2 वर्गों में बांटा है। संगीत के कितने प्रकार का वर्णन किया है? तो 2 प्रकार का वर्णन किया है। तो कौन कौन से ये भी जान लेते हैं। एक होता है आपका वैदिक संगीत, वैदिक संगीत, और दूसरा होता है लौकिक संगीत, ठीक है। वैदिक और लौकिक, यही 2 प्रकार के संगीत है दोस्तों, और इसका जो चर्च किए हैं मतंग जी ने विदेशी में। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए सेशन आप लोग को अगर अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन कॉल पे सेट ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि बस इसी तरह का बहुत मज़ेदार सेशन जो होता है वो आप लोग के लिए हर दिन आते रहता है, ठीक है। और दोस्तों सेशन जो है उन बच्चों के पास भी आप लोग ज़रूर पहुंचा दीजिएगा जिनके पास नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ध्वनि का उल्लेख विदेशी ग्रंथ के किस अध्याय में मिलता है? तो ध्वनि की अगर हम बात कर ले तो ध्वनि के बारे में जो है मतंग जी ने विदेशी के किस अध्याय में चर्च किया है या फिर किस अध्याय में उल्लेख किया है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा पहले अध्याय, ठीक है। पहले अध्याय में क्या किया है मतंग जी ने? क्या? ध्वनि का उल्लेख किया है। चलिए 20 नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं कि मतंग ने ध्वनि कितने प्रकार के बताए हैं? दोस्तों अब देखिए मतंग ने ध्वनि कितने प्रकार के बताए हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ध्वनि का जो प्रकार होगा वो कितना? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ई यानी कि 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। यहाँ पे जो आपका जवाब रहने वाला है दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं जवाब देना है। क्यों? क्योंकि मतंग जी ने ध्वनि के 2 प्रकार बताए हैं, ठीक है। मतंग जी ने ध्वनि के कितने? 2 प्रकार बताए हैं। पूछेगा कौन कौन, तो आपको बताना है व्यक्त और अव्यक्त, ठीक है। व्यक्त और या अव्यक्त, जिसको कि एक बार व्यक्त कर सकते हैं और दूसरा बिना, जिसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 प्रकार के ध्वनि बताए हैं। प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं यहाँ पे। आगे देख लीजिए 21 नंबर का प्रश्न है, मतंग मुनि ने श्रुतियों के कितने प्रकार बताए हैं? तो श्रुतियों के जो प्रकार होते हैं दोस्तों मतंग मुनि के अनुसार, या फिर प्रश्न बने कि विदेशी में श्रुतियों के कितने प्रकार हैं, तो क्या बताया जाएगा? तो कितने प्रकार? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रकार जो हो जाएगा वो कितने प्रकार के? ये आपके प्रकार हो जाएंगे, थोड़ा सा प्रकार हो जाएंगे हमारे 2 प्रकार के, ठीक है। ये 2 प्रकार के हो जाएंगे। श्रुतियों के कितने प्रकार? तो 2 प्रकार। दोस्तों देखिए अगर आपसे बात करें कि कौन कौन से जो हैं प्रकार, तो प्रकार मैं आपको बता दूं, एक हो जाता है स्वर और दूसरा होता है अंतर श्रुति, अंतर श्रुति।
यही दो प्रकार के श्रुति बताए गए हैं आपके बृहदेशी में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मतंग मुनि ने श्रुतियों को किसके द्वारा निर्धारित किया है? मतंग मुनि ने श्रुतियों को किसके द्वारा निर्धारित किया है? दोस्तों प्रश्न देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ पे क्या है, मंडल प्रस्तार या स्वर विस्तार या रागनी भाषिणी, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जवाब क्या रहने वाला है दोस्तों? मतंग मुनि ने श्रुतियों को किसके आधार पर निर्धारित किया है? तो इसका जवाब होगा मंडल प्रस्तार। ठीक है, मंडल प्रस्तार, ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं 23 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 23 नंबर जो प्रश्न है वो हमारा क्या कह रहा है कि षडज ग्राम से उत्पन्न मंडल को क्या कहा जाता है? दोस्तों षडज ग्राम से जो मंडल उत्पन्न होते हैं ना, तो उसको बृहदेशी में क्या कहा गया है, या फिर आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे कि उसको क्या कहा जाता है, तो वो क्या हो जाएंगे? उसका जवाब हो जाएगा श्रुति मंडल, ऑप्शन नंबर ए। श्रुति मंडल किसको कहा जाता है? तो षडज ग्राम से उत्पन्न मंडल को कहा जाता है। प्रश्न दोस्तों दोनों तरफ से हम लोगों को याद होना चाहिए, हर तरफ से प्रश्नों को जो है कहीं से नहीं छोड़ना है, जहाँ से आ जाए वहाँ से हम लोग को क्या करना है, क्रैक करना है, हर हाल में उसको कलर करना है, सही सही टिक करना है। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर का, बृहदेशी ग्रंथ में स्वर कितने प्रकार के बताए गए हैं? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्वर कितने प्रकार के बताए गए हैं, जैसा कि जो आप लोग अभी तक जानते हैं और नहीं जानते हैं तो आइए जान लेते हैं। तो स्वर के जो प्रकार बताए गए हैं 7, ठीक है, 7 प्रकार के स्वर बताए गए हैं। अगर इनमें बात कर ले तो कौन कौन से स्वर, ये आपका हो जाएगा पहला अर्चिक, जिसमें कि आपके इसमें एक होते हैं, एक आपके क्या आते हैं, एक मात्रा का, एक स्वर का। अगले बात कर ले हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा अर्चिक, गाथिक, गाथिक, और ये आपका गाथिक में कितना होता है, 2 स्वर होता है इसमें। सामिक, सामिक की अगर हम बात कर ले तो सामिक में 3 स्वर, और स्वरांतर, स्वरांतर, स्वरांतर इसमें 4 स्वर होते हैं। तो देखिए कौन कौन से हो गए, अर्चिक, गाथिक, सामिक, स्वरांतर। अब तो आपको जो बताने वाले हैं वो बिल्कुल आपको पता ही है, औडव, साडव और संपूर्ण। औडव आपके लिखेंगे, औडव अगर लिखेंगे तो औडव में आपको याद आ जाएगा 5 स्वर, साडव में 6 स्वर और संपूर्ण में 7 स्वर। तो ये मुख्य रूप से आप लोग याद कर लीजिए, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपके हो गया अर्चिक, गाथिक, सामिक, स्वरांतर। अर्चिक में 1 स्वर, गाथिक में 2 स्वर, सामिक में 3 स्वर, स्वरांतर में 4 स्वर, और औडव, साडव, संपूर्ण तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 7। बृहदेशी ग्रंथ में स्वर कितने प्रकार के, तो 7 प्रकार के। ठीक है, अर्चिक, गाथिक, सामिक, स्वरांतर, औडव, साडव, संपूर्ण। तो ये आपका भी हो गया होगा संपूर्ण। चलिए 25 नंबर देख लेते हैं कि मतंग ने कितने अलंकार माने हैं। तो अगर अलंकारों की हम बात कर ले दोस्तों, तो मतंग के अलंकारों की, तो मतंग ने कितने अलंकार माने हैं, इसका जवाब क्या होने वाला है, तो मतंग के अलंकार हो जाएंगे 33, ऑप्शन नंबर ए 33। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न है 26 नंबर का, कि बृहदेशी ग्रंथ में वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है। यानी अगर प्रश्न बने कि मतंग ने कितने प्रकार के वर्णों की चर्चा की है, तो जवाब क्या हो जाएगा, तो वही जवाब होगा सेम, ऑप्शन नंबर बी 4। 4 प्रकार के वर्णों की संख्या बताई है मतंग जी ने, और बृहदेशी में 4 प्रकार के वर्णों का वर्णन है। चलिए दोस्तों कहीं से भी नहीं छोड़ना है, हर तरफ से जो है समझना है बिल्कुल। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्या कह रहा है कि मतंग ने कितने जातियों का वर्णन बृहदेशी ग्रंथ में किया है। देखिए जातियों की बात करें तो जो जाति भरत ने जितने जातियों का वर्णन किया है, उतना ही जाति का वर्णन मतंग जी ने भी अपने बृहदेशी ग्रंथ में किया है। भरत के नाट्य शास्त्र में 18 जो है आपके जातियाँ बताए गए थे, यहाँ भी सेम जातियों का वर्णन 18 ही किया गया है। किनके द्वारा, तो मतंग के द्वारा। किसमें, तो बृहदेशी में। चलिए आगे देख लेते हैं 28 नंबर का प्रश्न है, वो क्या कर रहा है, मतंग ने जाति के कितने लक्षण बताए हैं। देखिए जाति के कितने लक्षण बताए हैं, देखिए जातियों के जो लक्षण हैं ये भरत जी जो बताए थे ना सेम, तो भरत जी जो बताए हैं वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मतंग ने जाति के कितने लक्षण, तो जाति के 10 लक्षण, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न दोस्तों, कि मतंग ने राग का उल्लेख किस अध्याय में किया है।
देखिए आपको प्रश्न यहाँ से बनते हैं क्या क्या कि राग शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है। शायद हम लोग ऊपर में यह प्रश्न देख भी चुके हैं। तो राग शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है बृहदेशी ग्रंथ में किया गया है और राग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया है, तब वहाँ पे आएंगे मतंग के द्वारा किया गया है। यहाँ प्रश्न क्या है कि उल्लेख किस अध्याय में किया गया है, किसका, राग का। तो इसका जो जवाब होने वाला है वो तीसरा अध्याय, ऑप्शन नंबर ए। किस अध्याय में, तीसरे अध्याय में राग का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है बृहदेशी ग्रंथ में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 30। मतंग ने गीतियों के कितने भेद बताए हैं। देखिए गीतियों के अगर भेद की हम बात कर ले तो मतंग ने गीतियों के कितने भेद, गीतियों के 7 भेद बताए हैं, ऑप्शन नंबर सी। गीतियों के 7 भेद बताए हैं। लेकिन सारंग देव की अगर बात कर लेंगे, सारंग देव, तो इन्होंने 5 प्रकार की गीतियाँ बताई हैं। कौन कौन से बताए हैं, शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और क्या होता है, साधारणी। तो ये 5 प्रकार के उन्होंने बताया। लेकिन हम लोग को देखना है यहाँ पे मतंग की गीतियों के कितने भेद, तो 7 भेद बताए गए हैं। दरअसल देख लेते हैं कौन कौन होता है। तो यहाँ पे होते हैं शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, राग, साधारण, भाषा और विभाषा। क्या क्या हो जाएगा, शुद्धा, भिन्ना, ठीक है, गौड़ी, राग, यहाँ पे बेसरा आपको नहीं मिलेगा, वो उन सारंग देव का है। राग, साधारण, ठीक है, साधारण, और क्या होता है, भाषा और विभाषा, भाषा और विभाषा। ये आपके हो गए कितने प्रकार के, 7 प्रकार के गीतियों के भेद बताए गए हैं। याद रखिएगा, शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, राग, साधारण, भाषा और विभाषा। और उनके सारंगदेव के 5 थे, शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारणी। चलिए आगे देख लेते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है कि मतंग ने रागों को कितने वर्गों में बांटा है। दोस्तों देखिए रागों के जो वर्ग जो बनाए हैं मतंग ने, कितने वर्ग बनाए हैं, तो रागों के 2 वर्ग बनाए हैं। कितने वर्गों में बांटा है, तो रागों को 2 वर्गों में बांटा है। अगर पूछे कि कौन कौन से वर्ग, तो एक हो जाएगा आपका ग्राम राग और दूसरा क्या हो जाएगा, देसी राग। यही जो है आपके 2 प्रकार के बांटे हैं मतंग ने रागों को। चलिए आगे देख लेते हैं। 32 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मतंग मुनि ने भाषा राग के कितने भेद बताए हैं। इसमें भी हम बात कर ले तो भाषा राग के कितने भेद बताए हैं, तो इसका जो जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 4 बताए हैं। 4 भेद बताए हैं मतंग मुनि ने भाषा राग के। दोस्तों देख रहे हैं ना आप प्रश्नों के लेवल को, तो ये सब दोस्तों याद रखना है आपको। यहाँ से लेकर बीपीएससी से लेकर आपके संगीत के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जाम्स के लिए दोस्तों आप लोग को यहाँ से प्रश्न आएंगे और पूछे भी जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि मतंग ने देसी राग को कितने वर्गों में बांटा है। दोस्तों अभी हम लोगों ने क्या देखा ऊपर में कि उसके भेद के बारे में देखे कि भाषा राग के कितने भेद, और यहाँ क्या देख रहे हैं, देसी राग को कितने वर्गों में बांटा है। तो देसी राग के जो वर्ग हो जाएंगे वो कितने, वो 3 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देसी राग के कितने वर्गों में बांटा है, तो 3। अगर पूछे कौन कौन सा, तो क्या बताना है, रागांग, भाषांग, ठीक है, भाषांग, और एक होता है आपका क्रियांग। यही आपके 3 हैं। देसी राग को 3 वर्गों में बांटा है, कौन कौन से, रागांग, भाषांग और क्रियांग। पूछेगा कि किनके द्वारा बांटा गया है, तो मतंग जी के द्वारा। और किस ग्रंथ में ऐसा मिलता है, तो बृहदेशी में। दोस्तों इतना आराम से बिल्कुल आप लोग को समझाते हुए मैं बढ़ रहा हूँ। क्या आप लोग को यह सेशन पसंद आ रहा है, तो फटाफट दोस्तों देखिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है कभी आप लोग के लिए मैंने सेशन को नहीं रोका है, हमेशा आप लोगों के लिए रेगुलर जो है सेशन करवा रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, बृहदेशी के किस अध्याय में प्रबंध का वर्णन मिलता है। देखिए बृहदेशी के अगर प्रबंधों के अगर वर्णन की हम बात कर ले तो किस अध्याय में, तो इसका जवाब हो जाएगा प्रबंध जो है आपके 6ठे अध्याय में बताया गया है। और प्रबंध कितने याद है, 49 प्रबंध। ठीक है, किसके, बृहदेशी यानी मतंग जी के 49 प्रबंध और सारंग देव के कितने प्रबंध, 75 प्रबंध सारंग देव ने बताए हैं। चलिए अब देख लेते हैं 35 नंबर प्रश्न है हमारा अंतिम प्रश्न जो यहाँ पे रहने वाला है कि द्वादश स्वर मूर्छना का प्रयोजन
मतंग ने क्यों किया? दोस्तों यही प्रश्न के बारे में पूछा जा रहा था, बोल रहे थे हम कि यहाँ पे बताना है कि क्यों किया। तो ये दोस्तों अगर हम बात कर ले क्यों किया, तो इसका जो जवाब रह जाएगा त्रिस्थान प्राप्ति के लिए। देखिए त्रिस्थान प्राप्ति है क्या? देखिए त्रिस्थान प्राप्ति का मतलब होता है कि प्रत्येक मूर्छना जो है, जितनी मूर्छना जो है, मूर्छनाओं कुल कितने हैं? 21 मूर्छना है। तो प्रत्येक मूर्छना में मंद्र, मध्य और तार तीनों स्थान की प्राप्ति करने के लिए, इसीलिए इसको क्या कहा? त्रिस्थान प्राप्ति। ठीक है, द्वादश स्वर मूर्छना किस लिए कि ये प्रयोजन किए? तो त्रिस्थान प्राप्ति के लिए। किस में? 21 मूर्छनाओं में त्रिस्थान प्राप्ति के लिए जो है ये आपके किया गया क्या? द्वादश स्वर मूर्छना। और सभी ने जो है, प्रत्येक ने मूर्छनाओं में 7 स्वर लिए थे, लेकिन ये जो थे 7 के बदले 12 स्वर पर ये क्या कर रहे थे? ऐसा कर रहे थे। तो इसीलिए हालांकि सफल तो नहीं हो पाए, लेकिन 12 स्वरों पर ये कर रहे थे। तो इसीलिए प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि द्वादश स्वर मूर्छना के प्रणेता कौन थे, या फिर किसने जो है इसका प्रयोग किया था? तो वो कौन हो जाएंगे? मतंग मुनि। ठीक है, तो जवाब यह इसका हो जाएगा त्रिस्थान प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों आप लोग फटाफट मुझे जो है कमेंट करके बताइए कि सेशन दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा है, और सेशन को उन बच्चों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनके पास भी सेशन नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो उनके पास आप लोग सेशन पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग के भाई होंगे, मित्र होंगे, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।